हेलो स्टूडेंट, फिर से मैं आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मानव में जनन। मैंने आपको पौधों में जनन पढ़ा दिया है, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ मानव में जनन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मानव में जनन। देखिए, तो टॉपिक को ही सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। तो टॉपिक के बारे में बता दें। टॉपिक हमारा है जनन, तो मैं बता रही हूँ जनन क्या होता है। देखिए बच्चों, जो जनन है वो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कोई भी सजीव प्राणी अगर जनन नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे कि इंसान, अगर एक व्यक्ति है और उसने अपनी नई संतान को जन्म नहीं दिया तो उसके मर जाने के बाद में उसका कोई वंश नहीं बचेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूं और कोई भी प्राणी है, मैं हूं या कोई बकरी है, अगर उसने जन्म नहीं दिया अपने बच्चे को तो फिर वो बकरी, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो जनन का उद्देश्य यही है कि अपनी प्रजाति को बनाए रखना। जनन क्या है यहाँ पे समझिए, अपने जैसी जनन, अपने जैसी नई संतान को जन्म देना, नई संतान को जन्म देना, को जन्म देना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है, कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अपनी जैसी नई संतान को, कोई भी प्राणी जो कि सजीव है, देखिए जनन निर्जीव में नहीं होता है, सजीव में होता है, तो अपनी जैसी नई संतान को जन्म देना, उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? जनन। इससे क्या होती है कि उस प्राणी व्यक्ति की संतान जो है वो आगे की पीढ़ी को चलाती है, आगे आने वाले समय में वो प्रजाति खत्म नहीं होती बल्कि बनी रहती है। अब देखिए जनन कैसे होता है, आप समझिए। हम मानव के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम मानव के बारे जनन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मानव क्या है? मानव में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। देखिए, मानव में लैंगिक जनन होता है। मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में दो प्राणियों की यानी कि दो लिंग की आवश्यकता होती है, नर भाग की और मादा भाग की। तो मानव में लैंगिक जनन होता है। इससे तो ये क्लियर हो गया कि इसमें दो प्राणी भाग लेंगे, यानी कि इसमें दो जनन तंत्र भाग लेंगे, यानी कि नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा। तो अब हम समझेंगे कि मानव क्या है। मानव एक लिंगी प्राणी है, मानव एक लिंगी प्राणी है। प्यारे बच्चों, यहाँ आपने ये क्लियर किया कि मानव में लैंगिक जनन होता है, तो इसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे। और यहाँ ये क्लियर हो गया कि मानव एक लिंगी प्राणी है, यानी कि मानव में एक व्यक्ति में एक ही लिंग होगा। जैसे कि ये वाला कोई एक व्यक्ति है तो उसमें कोई एक ही लिंग होगा। अगर ये मेल है तो फिर ये मेल ही होगा, इसमें मेल ही है, बाकी इसमें फीमेल वाला जो भाग है, मादा वाला जो भाग है वो नहीं होगा। और कोई दूसरा व्यक्ति फीमेल होगा। आप ये समझिए कि मानव में एक ही लिंग होता है, एक प्राणी में एक लिंग, यानी कि मादा अलग होगा और नर अलग होगा। ये बात आप समझ गए। और समझिए, मानव जो है ये जरायुज होता है। अब आप समझिए जरायुज क्या होता है। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मानव जरायुज होता है। प्यारे बच्चों, मानव जरायुज होता है। ये बात बहुत अच्छी है कि जरायुज होता है, लेकिन ये जरायुज क्या है ये समझना जरूरी है। तो ये जरायुज जो बच्चों को जन्म देते हैं, आप समझिए कि कुछ जीव आपने ऐसे भी देखे हैं जो अंडे जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या होता है कि वो 9 महीने के बाद एक शिशु, एक बच्चे को जन्म देते हैं। यही बात समझने योग्य है कि मानव क्या है? जरायुज है, ये बच्चे को जन्म देता है, अंडे को जन्म नहीं देता। ये बात समझ लिया आपने। और देखिए, आपने क्लियर किया कि मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव तो लैंगिक जनन होगा तो इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों की जरूरत होगी। और
मानो जरायुज है तो मतलब बच्चे देगा, मानो एक लिंगी है तो मतलब एक मानव में एक ही लिंग होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानव में क्या होता है, नर भाग जो होता है, नर भाग नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है, नर युग्मक। और जो बेटा मादा भाग होता है, मादा भाग जो होता है ये मादा युग्मक बनाता है, मादा युग्मक। प्यारे बच्चों ये बात समझिए आप, जो नर भाग होगा, जो नर जनन तंत्र होगा वो नर युग्मक बनाएगा, और जो मादा भाग होगा, मादा युग्मक होगा, वो मादा युग्मक यानी कि जो मादा भाग होगा वो मादा युग्मक बनाएगा। अब समझिए कि नर युग्मक क्या है, नर युग्मक होता है शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। अभी हम पूरा जानेंगे कि शुक्राणु क्या है, कैसे बना, कैसी इसकी संरचना है, कहाँ बना। और जो ये हमारा मादा भाग है यानी कि मादा युग्मक है, ये होता है अंडाणु। अंडाणु, ये अंडाणु क्या है, कहाँ बना, कैसे बना, ये भी हम समझेंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। तो आप बताइए, नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना, दोनों आपस में मिलेंगे तो ये युग्मनज बनाएंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे तो युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज। युग्मनज के बाद में बनेगा भ्रूण, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण के बाद में नई संतान, नई संतान बनेगी। प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया कि नर बनाएगा नर युग्मक, मादा बनाएगा मादा युग्मक, और दोनों मिलेंगे तो युग्मनज, फिर भ्रूण, इसके बाद में नई संतान। ये बात समझ में आई। और समझिए पहले क्या होता है, युग्मक बनता है, पहले युग्मक बनता है, इसके बाद में जब युग्मक बन जाएगा, नर में नर युग्मक बन गया, मादा में मादा युग्मक, अब क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे। अगर ये नहीं मिलेंगे तो युग्मनज कैसे बनेगा, फिर संतान कैसे बनेगी, तो यहाँ पे युग्मक बन गया। समझिए कि नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, युग्मक बनेगा, फिर इसका होगा स्थानांतरण। इस एक मिनट, अब इसका होगा स्थानांतरण। इसके बाद में प्यारे बच्चों युग्मक बना, स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण मतलब समझिए यहाँ पे कि नर युग्मक मादा युग्मक एक दूसरे के नजदीक पहुंचेंगे, फिर क्या होगा, फिर होगा निषेचन, निषेचन। इसके बाद में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन। इसके बाद में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन के बाद में, गैस्ट्रुलेशन के बाद में होगा प्रसव, प्रसव। अब आप समझिए यहाँ पे युग्मक बना, युग्मक एक दूसरे के नजदीक पहुंचे तो दोनों में निषेचन हुआ, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया हुई। इसके बाद में 9 महीने के बाद में जब एक शिशु माँ के गर्भ में पूर्णतः तैयार हो जाता है तो उसका जन्म होता है, जिसको हम प्रसव बोलते हैं। उस शिशु का जन्म होगा। और क्या होगा, समझिए ये बात आपने समझ ली। अब हम पढ़ेंगे कि ये नर युग्मक क्या है, कैसे बना, कहाँ बना। समझिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि नर युग्मक कैसे बना, कहाँ बना, ये चीज। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपको आज का वीडियो बहुत शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये जानकारी आपको हर कोई नहीं देता है। आपके स्कूल में क्या होता है कि मतलब टीचर लोग टाल देते हैं कि इस टॉपिक को मैम पढ़ाएंगी, और मैम टाल देती है कि इसको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आज ऐसा कोई बहाना नहीं करूंगी, आपको पूरा समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, एक एक करके ही तो हम समझ सकते हैं, दोनों को पेयर में नहीं समझ सकते। मेरा बोर्ड छोटा है और समझ में भी नहीं आएगा, आप एक एक समझिए क्योंकि टॉपिक लंबा है। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। तंत्र क्या होता है, मैंने आपको कई बार हर वीडियो में जहां भी ये तंत्र आया है मैंने आपको बताया है कि जहां तंत्र जुड़ जाए तो समझना वहां कोई एक चीज नहीं है, यानी कि कोई एक व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति की तो बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ अंगों का समूह होगा। तो जब तंत्र लगा है तो यहाँ कोई एक अंग काम नहीं करेगा बल्कि कई अंग काम करेंगे, तब ये तंत्र बना है। तो ये जो नर जनन तंत्र होता है इसके 2 भाग होते हैं, इसके अंगों को 2 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से 2 भाग हैं समझो। पहला होता है हमारा प्राथमिक अंग, पहला है हमारा प्राथमिक अंग, दूसरा है हमारा द्वितीयक
अंग। अब हम देखेंगे प्राथमिक अंग में क्या है। नर के प्राथमिक अंग में आता है वृषण। प्यारे बच्चों, प्राथमिक अंग, अब बताइए कि इसको प्राथमिकता क्यों दी गई है, इसको वृषण को प्राथमिक अंग क्यों कहा गया है। तो आप समझिए, क्योंकि इसके बिना शुक्राणु निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए, और शुक्राणु निर्माण नहीं होगा तो नई संतान नहीं बनेगी, इसलिए इसको प्राथमिक अंग कहते हैं। और द्वितीयक अंग क्या होते हैं, इस शुक्राणु को इधर उधर ले जाने में सहायता करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे, मतलब कि ये शुक्राणु यहाँ बना है, कैसे बनेगा, कहाँ जाएगा, इसके बाद किस रास्ते से जाएगा, ये सब कौन कंफर्म करता है, ये द्वितीयक अंग। तो हम समझेंगे द्वितीयक अंग में आती हैं नलिकाएं। कौन आएगा, द्वितीयक अंग में आएंगी नलिकाएं, और द्वितीयक अंग में आएंगी ग्रंथियां। इसके बाद द्वितीयक अंग में आएंगे अंग, फिर आएगा द्वितीयक अंग में हमारा बाह्यजनन अंग। प्यारे बच्चों, आपके प्राथमिक अंग में आएगा वृषण, द्वितीयक अंग में आएंगी नलिकाएं, ग्रंथियां, अंग और बाह्यजनन। देखिए, ये हमारी नलिकाएं, ग्रंथियां, अंग और बाह्यजनन अंग है। अब हम समझेंगे वृषण के बारे में। देखिए बेटा, वृषण क्या होता है। वृषण जोड़ी में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये गुलाबी रंग के, यह है गुलाबी रंग के, गुलाबी रंग के गोलाकार, गोलाकार अंडे के समान, अंडे के समान संरचना होती है, संरचना होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। ये शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। प्यारे बच्चों समझिए, जो ये हमारा वृषण है ना, नरजनन तंत्र में जो वृषण है, ये गुलाबी रंग का होता है, अंडेकार इसकी संरचना होती है, जोड़ी में पाए जाते हैं। और बेटा आप समझिए, ये इसकी जो चौड़ाई होती है, लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्यारे बच्चों, ये वृषण जो है शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और इसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है शुक्राणु निर्माण के लिए, इसलिए ये बॉडी के बाहर होता है। ये बात आपको समझ में आई? अब मैं समझती हूँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एक करके समझाऊंगी शुक्राणु की संरचना। समझिए, मैं पहले प्राथमिक अंग के बारे में आपको पूरा बताऊंगी, इसके बाद में फिर द्वितीयक अंग के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये जो है, ये हमारा वृषण है, हमारा नहीं, मतलब ये नरजनन तंत्र का एक हिस्सा है वृषण। ये प्यारे बच्चों मैं वृषण बना रही हूं, ठीक है। ये वृषण है, देखिए समझो, ये मैं वृषण की संरचना आपको एकदम क्लियर कर दे रही हूं अभी। ये पालियां हैं, ये बीच में जगह छूटी हुई है, ये पालियां हैं। मैंने अभी आपको बोला कि वृषण जोड़ी में होते हैं, ये गोल अंडाकार संरचना होती है, जो कि वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये वृषण के अंदर की संरचना है, ये पालियां हैं। वृषण में 200 से 250 पालियां होती हैं, 200 से 250 पालियां होती हैं, पालियां। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 200 से 250 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 नलिकाएं पाई जाती है, 2 से 3 नलिका, जिनको हम कहते हैं शुक्रजन नलिका। ये नलिकाएं हैं, 2 से 3 नलिका होती हैं, इनको हम कहते हैं शुक्रजनक नलिका।
200 से 250 पालियां पाई जाती है और शुक्रजनक नलिका होती है। प्रत्येक पाली में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है और प्रत्येक नलिका में आप समझिए जो 200 मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ना 2 से 3 नलिकाएं किसमें होती है, जो ये 200 से 250 पालियां हैं प्रत्येक पाली में 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। इन नलिका में कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? एक होती है शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, और दूसरी होती है हमारी इसमें सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, कोशिका। अब आप समझिए जो ये शुक्रजन कोशिका है ये शुक्राणु को बनाएगी, क्या करेगी? शुक्राणु निर्माण करेगी। शुक्राणु निर्माण कौन करेगा? शुक्राणु निर्माण ये शुक्रजन कोशिका। कौन करेगा? शुक्रजन कोशिका। ये कहाँ है? ये वृषण की पाली में होती है। वृषण में कितनी पालियां होती है? 200 से 250 पालियां होती है और प्रत्येक पाली में शुक्रजन नलिका पाई जाती है। प्यारे बच्चों क्या पाई जाती है? शुक्रजन नलिका, शुक्र जनक नलिका, नलिका। और ये क्या है? पाली में पाई जाएगी। पाली, जो पालियां हैं, पालियां कितनी होती हैं समझो यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया 200 से 250 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 से 3 शुक्रजन नलिका होती है, शुक्रजनक नलिका होती है। और शुक्रजनक नलिका में क्या होता है? शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका क्या करेगी? शुक्राणु का निर्माण करेगी और सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देगी। क्या करेगी? शुक्राणु को पोषण देगी। ये बात समझ में आई? शुक्रजन नलिका क्या करेगी? शुक्रजन नलिका में 2 कोशिकाएं होंगी। कौन कौन सी? शुक्रजनक कोशिका होगी और सर्टोली कोशिका होगी। शुक्रजन कोशिका क्या करेगी? शुक्राणु का निर्माण करेगी और सर्टोली कोशिका क्या करेगी? उसको पोषण देगी। और समझो यहाँ पे जो ये पालियां है वहां पे बीच में जगह छूटी हुई है, बीच में जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पे होती है अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, जिसको कहते हैं लीडिंग कोशिका। क्या कहेंगे? लीडिंग कोशिका। प्यारे बच्चों ये बात बहुत जरूरी है समझनी। यहाँ समझो ये लीडिंग कोशिका क्या करेगी? जो बीच बीच में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये पालियां बनी हुई हैं, पालियां, और ये जगह छूटी हुई है, ये पालियां हैं, ये जगह छूटी हुई है। इस पाली में या तो 2 या फिर 3 नलिकाएं हैं जिनको कहते हैं शुक्रजनक नलिका और इस नलिका के अंदर होती है कोशिका। कौन कौन सी? एक होती है शुक्रजन कोशिका, दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका क्या करेगी? शुक्राणु बनाएगी। क्या करेगी? शुक्राणु बनाएगी। और सर्टोली कोशिका क्या करेगी? इस बनाए हुए शुक्राणु को पोषण देगी। क्या करेगी? पोषण देगी। और समझो ये जो बीच बीच में रिक्त स्थान है यहाँ पे है अंतराली कोशिका यानी कि लीडिंग कोशिका। क्या है बेटा? अंतराली कोशिका, जिसे हम बोल रहे हैं इंग्लिश में लीडिंग कोशिका। ये क्या करेगी? ये बनाती है मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या बनाती है? मेल सेक्स हार्मोन। ये बनाती है प्यारे बच्चों मेल सेक्स हार्मोन। कौन बनाता है? लीडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका। कौन बनाएगी मेल सेक्स हार्मोन? अंतराली कोशिका, जिसको हम कहते हैं लीडिंग कोशिका। प्यारे बच्चों क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हुई है? क्या ऐसा कोई डाउट है आपके मन में जो मैं यहाँ पे आपका क्लियर नहीं कर पाई हूँ? तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। देखिए मैंने आपको इतना समझा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने ये जान लिया कि शुक्राणु कहाँ बन रहा है? शुक्राणु बन रहा है वृषण के अंदर। वृषण के अंदर क्या है? वृषण के अंदर है पालियां। कितनी है? 200 से 250 पालियां हैं। प्रत्येक पाली में क्या है? शुक्रजनक नलिका है और शुक्रजनक नलिका के अंदर कोशिका है। कौन कौन सी? एक है सर्टोली कोशिका और एक है शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका क्या कर रही है बच्चों? वो बना रही है शुक्राणु और शुक्राणु को पोषण कौन दे रहा है? सर्टोली कोशिका। और पालियों के बीच में जो जगह छूटी हुई है वहां पे प्यारे बच्चों अंतराली कोशिका है। ये अंतराली कोशिका क्या करती है? ये बनाती है मेल सेक्स हार्मोन।
मेल सेक्स हार्मोन कौन बनाता है? अंतराली कोशिका। और समझिए ये जो है ये वृषण जालक है प्यारे बच्चों, ये वृषण जालक है। ये क्या है? ये वृषण जालक है। और ये जो है ये हमारा अधिवृषण है। अधिवृषण आपको समझ में आनी चाहिए एक एक चीज। वृषण जालक, अधिवृषण, और ये हमारी जो है ये शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी। एक चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी कि मैम ने क्या क्या बताया। शुक्राणु के अंदर, ये मैंने आपको क्या बताया, वृषण, ये पूरा क्या है? वृषण है। वृषण के अंदर क्या है? पालियां है। पालियों के अंदर क्या है? शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या है? कोशिका है। कोशिका, कोशिका क्या बना रही है? कोशिका शुक्राणु बना रही है और शुक्राणु को पोषण दे रही है। मेल सेक्स हार्मोन अंतराली कोशिका यानी कि लीडिंग कोशिका बना रही है और ये हमारी शुक्रवाहिनी है। बेटा यहाँ पे एक शुक्रवाहक नलिका है जो यहाँ से उठा के शुक्राणु को अधिवृषण में ले जाएगी। अधिवृषण से शुक्राणु हमारा शुक्रवाहिनी में जाएगा। शुक्रवाहिनी के बाद में रसखलन में जाएगा, फिर मूत्र नली में जाएगा। मूत्र मार्ग के रास्ते फिर वो बाहर हो जाएगा। अब आप समझिए कि शुक्राणु का मार्ग क्या है। मैंने यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर कर दी। अभी मैं आपको एक सुंदर सा फिगर बनाऊंगी नर जनन तंत्र का, उसमें मैं आपके बचे हुए डाउट क्लियर कर दूंगी। आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए अब हम बताएंगे आपको शुक्राणु का मार्ग क्या है। शुक्राणु का मार्ग, शुक्राणु का मार्ग, अब हम आपको बता रहे हैं शुक्राणु का मार्ग। अभी मैं दिखाऊंगी कि शुक्राणु कैसा होता है। ये हम शुक्राणु के मार्ग की बात कर रहे हैं। शुक्राणु का वृषण कहाँ होते हैं? वृषण कोश में। वृषण होता है वृषण कोश में। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? वृषण जो है ये वृषण कोश में होता है। इसके बाद में वृषण में बनेगा हमारा शुक्राणु। इसके बाद में ये बनेगा कहाँ? वृषण पाली में। वृषण पाली में। समझो, मैंने अभी एक एक चीज बताई थी और मैं फिर दोबारा उसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एक छोटा सा हल्का सा चार्ट बना रही हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए। समझो, वृषण कोश में क्या है? वृषण है। वृषण के अंदर वृषण पाली है। वृषण पाली के अंदर शुक्र जनक कोशिका है। शुक्र जनक नलिका है। नलिका। इसके बाद में इसके अंदर है शुक्रजन कोशिका। कोशिका। समझो, वृषण के अंदर, वृषण कोश में हमारा वृषण है। जो नर जनन तंत्र होता है उसमें वृषण कोश में वृषण है। वृषण के अंदर वृषण पाली है। वृषण पाली के अंदर शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्रजन कोशिका है जो कि वृषण बनाएगी। इसके बाद में वृषण जाएगा, ये शुक्राणु जाएगा वृषण जालक में। कहाँ जाएगा? वृषण जालक में। कहाँ जाएगा बच्चों? वृषण जालक में। फिर जाएगा ये शुक्रवाहक में। शुक्रवाहक में। इसके बाद में ये जाएगा शुक्रवाहक के बाद में अधिवृषण में। कहाँ जाएगा? अधिवृषण में। अधिवृषण के बाद में जाएगा ये शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी में, सॉरी, इसके बाद में जाएगा रसखलन नलिका में। रसखलन नलिका में। फिर शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी में। इसके बाद में शुक्राणु कहाँ पहुंचेगा? मूत्र नलिका में पहुंचेगा। मूत्र नलिका में। मूत्र नलिका के बाद में शुक्राणु बाहर हो जाएगा। शुक्राणु बाहर। समझो,
कहाँ कहाँ बन रहा है हमारा वृषण, सॉरी कहाँ कहाँ किस किस रास्ते से गुजर रहा है। बेटा वृषण कोश में वृषण उपस्थित है, वहां पे वृषण पाली है वृषण के अंदर, उसके बाद शुक्रजनक नलिका है, उसमें शुक्रजन कोशिका है, शुक्रजन कोशिका के बाद वृषण जालक में, वृषण जालक के बाद में शुक्रवाहक में, शुक्रवाहक के बाद में अधिवृषण में, रसकनल नलिका में, शुक्रवाहिनी में, मूत्र मार्ग में, इसके बाद में मूत्र नलिका के बाद में, ये मूत्र नलिका में नहीं, मैं मूत्र मार्ग में यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ मूत्र मार्ग में, फिर इसके बाद में शुक्राणु बाहर। अब मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगी शुक्र नर जनन तंत्र का पूरा फिगर, और आपको फिगर के तो बताने वाली हूँ। देखो और एक इम्पोर्टेंट चीज, शुक्राणु का मार्ग समझ लिया आपने, एक इम्पोर्टेंट चीज, एक होता है हमारा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इसकी वजह से नर में, यानी कि इसमें जो नर होता है, इस हार्मोन की वजह से नर में नर वाले लक्षण आते हैं, यानी कि नर में पुरुष वाले लक्षण आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ये बात आपको समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक फिगर समझेंगे, फिगर के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये देखिए ये क्या होता है, ये होता है मूत्राशय। प्यारे बच्चों, जब मूत्र आपका किडनी से छन के यहीं पर स्टोर होता है, इसके बाद में ये यहाँ पे एक त्रिभुजाकार ग्रंथि है, इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट। इसके बाद में ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे काउपर ग्रंथि है, ये गोलाकार जोड़ी में काउपर ग्रंथि है। फिर एक संरचना है जो कि मांसल की संरचना है, इसको आप समझिए ध्यान से। ये संरचना मैं किस चीज की बना रही हूँ, ये संरचना हमारे शिश्न की है। प्यारे बच्चों, ये नर में प्रेजेंट जो नर जनन तंत्र है, उसमें ये शिश्न की संरचना है, और ये बीच में मूत्र नलिका है, और ये हमारा शुक्राशय है। और प्यारे बच्चों यहाँ समझिए, ये जो नलिका है ये है वृषण। ये वृषण कोश में वृषण है, समझो यहाँ पे। देखिए यहाँ मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ अभी, बस आप देखते रहिए। ये इतनी मोटी नहीं होती है, मैं रफली बना रही हूँ, तो आप समझ लीजिए, मैं आपके समझने के लिए बना रही हूँ। देखो ये जो है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मूत्र नलिका होती है, यहाँ पे मूत्र नलिका होती है जो कि किडनी से मूत्र को मूत्राशय में ला रही है। आप समझो यहाँ पे आपको, ये हमारा अधिवृषण है, अधिवृषण ये है प्यारे बच्चों अधिवृषण, और ये है शिश्न छिद्र, और ये है शिश्न मुंड, और ये हमारा वृषण है प्यारे बच्चों, ये नर का वृषण है, और ये है शुक्रवाहिनी। जब यहाँ पे वृषण बनती है तो सॉरी शुक्राणु बनता है, तो इस वृषण वाहिनी के द्वारा ही तो यहाँ पहुंचता है, फिर इसके द्वारा आगे रास्ता इसको मिलता है, तभी तो ये जाएगा बाहर निकल के। और ये हमारी शुक्रवाहिनी है जो इधर भी है और इधर भी है, जो चीजें इधर है वो इधर भी है, और ये पूरा हमारा मांसल का बेलनाकार संरचना जो है ये शिश्न है, और ये है प्रोस्टेट ग्रंथि है प्यारे बच्चों, और ये है
काउपर, काउपर, इस काउपर ग्रंथि को बल्बो यूरेथ्रल भी कहते हैं। काउपर को ही कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल। और समझो, और ये हमारा शुक्राशय है, शुक्राशय, और ये मूत्र वाहिनी है, मूत्र वाहिनी। यहाँ पे एक एक चीज मैंने आपको क्लियर की है, एक एक चीज समझाई हुई है। अब आपको अब भी ना समझ में आए तो फिर मैं इससे ज्यादा और मेहनत नहीं कर सकती और ज्यादा नहीं समझा सकती। देखिए समझो, यहाँ पे ये जो है, ये पूरी जो आपको शिश्न दिख रही है ना, ये मनुष्य में मूत्र को भी त्यागती है और शुक्राणु को भी बाहर लेके आती है। ये मांसल की बेलनाकार एक संरचना है जो कि बहुत कोमल संरचना होती है। ये दोनों एक जोड़ी में इधर उधर मटर के दाने जैसे आपको जो दिख रही है ना, ये एक ग्रंथि है जिसको काउपर कहते हैं। इसका उपनाम बल्बो यूरेथ्रल भी है। अब समझिए, आप किसी किसी बच्चे के दो नाम होते हैं, स्कूल में कोई और नाम होता है, घर में कोई और नाम होता है। उसको स्कूल में सुरेश बुलाएंगे, लेकिन घर में क्या पता टिंकू बुलाते हो। तो वैसे ही इसके दो नाम है, काउपर और बल्बो यूरेथ्रल। और ये हमारी प्रोस्टेट है प्यारे बच्चों, ये हमारी नहीं नर की, मैं आपको नर की संरचना बता रही हूँ। सॉरी, मेरी हैबिट है ये हमारी बोलने का। और ये जो है ये प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट है, और ये शुक्राशय है। इसके बाद में ये पूरी थैलीनुमा संरचना जो है ये हमारा मूत्राशय है। ये आपको पूरा समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे चित्र में तो प्राथमिक द्वितीयक दोनों बता दिए, और वैसे मैंने आपको यहाँ पे प्राथमिक अंग के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगी आपको द्वितीयक अंग के बारे में। देखो यहाँ पे द्वितीयक अंग, ये नर जनन तंत्र के द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग में मैंने आपको बताया था नलिकाएं, नलिकाएं कौन कौन सी होंगी। देखो यहाँ पे, यहाँ होगी अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी और वृषण जालक, जालक। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी अभी बताया था अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी, वृषण जालक, पूरा बताया था। मैंने दिखाया था आपको बना के कि ये वृषण है और वृषण के अंदर क्या है, यहाँ पे वृषण जालक है, बताया था आपको। और यहाँ पे अधिवृषण है, बताया था ना। यहाँ पे वृषण पालियां बताई थी, तो आपको ये समझ में आ गया कि अधिवृषण क्या है और शुक्रवाहक क्या है, शुक्रवाहिनी क्या है। और शुक्रवाहिनी एक लंबी सी नलिका मैंने आपको अभी बना के दिखाई थी, वो थी शुक्रवाहिनी। ये है हमारी नलिकाएं। और अब हम बात करते हैं ग्रंथियों की। ग्रंथियां, ग्रंथियों में क्या है, ग्रंथियों में हमारा आएगा शुक्राशय, 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 शुक्राशय आएगा। और इसमें आएगा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि है। और इसके बाद में इसमें आएगा प्रोस्टेट, इसके बाद में आएगा काउपर, काउपर जिसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, बल्बो यूरेथ्रल। क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल। शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर, बल्बो यूरेथ्रल, ये हमारी ग्रंथियां हैं। और समझिए नेक्स्ट अंग, अंग की बात की जाए अगर तो मूत्र वाहिनी आएगी इसमें, मूत्र वाहिनी। मैंने आपको दिखाया था मूत्र वाहिनी अभी बना के। और अगर बात की जाए बाह्यजनन अंग की, बाह्यजनन अंग की, तो इसमें आएगा हमारा शिश्न। प्यारे बच्चों, इसमें आएगा नर का शिश्न। देखिए, नर और मादा दोनों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नर जनन तंत्र पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये सारे भाग नर में मिलेंगे, मादा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ नर जनन तंत्र। प्यारे बच्चों, ये बाह्यजनन अंग मैंने अभी आपको बताया। शिश्न क्या है,
कृष्ण एक मांस की कोमल संरचना है, बेलनाकार संरचना है, बताया अभी, और मूत्र वाहिनी भी बता दी। अब ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं ग्रंथियां। ग्रंथियों में सबसे पहले बताएंगे शुक्राशय। शुक्राशय यह एक थैली जैसी संरचना है जो मूत्राशय के पीछे होती है, जो कि मूत्राशय के पीछे स्थित होती है। यह एक द्रव का श्रावण करती है। जो 60% वीर्य का निर्माण करता है। वीर्य का निर्माण करता है। इसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम की मात्रा होती है। यहाँ फ्रक्टोज और कैल्शियम पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको शुक्राशय की बात कर रही हूँ कि क्या है शुक्राशय। शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें एक द्रव रिलीज होता है। वो द्रव वीर्य का 60% निर्माण करता है। और उस वीर्य में क्या क्या प्रेजेंट होता है? उस वीर्य में होता है फ्रक्टोज और कैल्शियम। प्यारे बच्चों, 60% वीर्य बनाएगा ये, जो कि शुक्राशय से रिलीज होगा। जो द्रव्य शुक्राशय से रिलीज होगा वो बनाएगा 60% वीर्य। अब वीर्य क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये समझ लीजिए। ये आपने समझ लिया कि 60% वीर्य में भागीदारी देगा। इसमें क्या है? फ्रक्टोज और कैल्शियम है। और समझो, और यहाँ पे आगे देखते हैं। मैंने आपको एक ग्रंथि बता दी शुक्राशय। अब हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट। यह त्रिभुजाकार संरचना है जो 20% वीर्य का निर्माण करेगा। इसमें फ्रक्टोज, अच्छा ये फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज एक शर्करा है। फ्रक्टोज और कैल्शियम होता है। देखो यहाँ पे जो ये प्रोस्टेट है, ये ग्रंथि है। ये ग्रंथि किसमें पाई जाती है? मेल जनन तंत्र में, यानी कि नर जनन तंत्र में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। वो क्या है? एक त्रिभुजाकार ग्रंथि है जो 20% वीर्य का निर्माण करेगा। इसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम होता है। अब एक ग्रंथि हमारी रह गई है काउपर, जिसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल। अब आप ये समझिए इसको क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल। ये ग्रंथि है। ये क्या करती है आप समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना। ये क्या करती है? देखिए, काउपर से
निकलने वाला पदार्थ मूत्र की अम्लीयता को कम करता है तथा काउपर से निकलने वाला पदार्थ जो है ये मूत्र की अम्लीयता को कम करता है तथा मैथुन के समय स्नेहक का कार्य करता है, स्नेहक का काम करता है। देखिए, काउपर से निकलने वाला पदार्थ मूत्र की अम्लीयता को घटाएगा और ये मैथुन के समय स्नेह का कार्य करेगा। आप समझिए कि ये जो नलिका है, ये जो शिश्न है, ये एक नलिका है इसके बीच में जो नलिका है इससे मूत्र भी आ रहा है और इसी नलिका से शुक्राणु भी आएगा। अम्लीयता, मूत्र में तो अम्ल होता है ना, मूत्र की अम्लीयता के कारण ये शुक्राणु नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये काउपर ग्रंथि एक पदार्थ रिलीज करेगी। ये पदार्थ आगे आगे चलेगा यहाँ पे और इसके रास्ते को साफ करता चला जाएगा ताकि शुक्राणु यहाँ से सफलतापूर्वक निकल सके। ये बात आपको समझनी है कि ये क्या करता है, ये शुक्राणु के लिए मार्ग साफ करता है, यानी कि मूत्र की अम्लीयता को घटाता है ताकि शुक्राणु यहाँ से जीवित निकल सके, नहीं तो मूत्र की अम्लीयता के कारण शुक्राणु नष्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे पूरी चीजें बता दी हैं, कोई भी चीज नहीं छूटी है, पूरा नरजनन तंत्र पढ़ा दिया है। अब मैं आपके लिए नरजनन तंत्र के लिए अगला वीडियो बनाऊंगी। प्यारे बच्चों, एक चीज और रह गई यहाँ पे, मैंने आपको ग्रंथि बता दिया, मूत्र वाहिनी, ठीक है, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। शिश्न मैंने वो भी बता दिया आपको, जो कि मांसल की एक बेलनाकार संरचना है, उसमें शिश्न मुंड और शिश्न छिद्र पाया जाता है, जिससे मूत्र तथा शुक्राणु दोनों बाहर निकलते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे नरजनन तंत्र पूरा पढ़ा दिया है।